गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा, टारगेट डिफेंस एकेडमी की सुबह सुबह की मॉर्निंग की करंट अफेयर की क्लास में मैं नूरुल सलाम आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आई होप कि आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स हर पेपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना। और करंट अफेयर्स और जीके किस तरह से आपके पेपर में कोरिलेट करते हैं, इसको कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकता है, ये हम रेगुलर अपनी क्लासेस में जान रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लासेस को शुरू करने का मेन मोटिव ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देना। ठीक है, तो हम रेगुलर पर डे के हिसाब से आपको करंट अफेयर दे रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपको वीकली मंथली करंट अफेयर्स भी देंगे, है ना, जिससे क्या होगी, आप हर तरीके से करंट अफेयर्स के लेवल्स को समझें। और पेपर में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या आपके पेपर के अलावा इंटरव्यूज वगैरह में, एसएसबीज में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, उन पर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बना रहे, है ना। साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भैया इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल पर आपको सब कुछ मिल रहा है, डिफेंस से रिलेटेड एक एक अपडेट आपको बेटा कहाँ मिल रही है, टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। तो इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो टारगेट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम पर सर्च करिए, वहाँ पर आपको सब बेटा मिल जाएगा। इसे ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। बट सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। बच्चे अपनी क्वेरीज करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उनको बताने के लिए बेटा कि बेटा नए जो एडमिशन है ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस के, वो 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है, वो इस नीचे दिए हुए नंबर पे क्या कर सकता है बेटा, कॉल कर सकता है। ठीक है, इन बैचेस में फीचर्स क्या है। ठीक है, सैनिक स्कूल के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, फैकल्टीज पढ़ाएंगे। 4 to 5 आवर्स की डेली क्लासेस होंगी, वीकली मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, है ना, जो हर टीचर्स के द्वारा। ठीक है, हॉस्टल की फैसिलिटी अगर आपको चाहिए रहेगा तो आपको हॉस्टल भी मिलेगा। बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, क्लासेस इज इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो। लाइब्रेरी की फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, है ना, एसएसबी की प्रिपरेशन, सब इसी में रहेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, 2 डे ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट स्टार्टेड इन, है ना भैया, 2 दिवसीय ग्लोबल टेक्नोलॉजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, तो बेटा इसकी इस बार की थीम क्या है, संभावना। इस बार की थीम है संभावना, है ना। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसे ध्यान रखिएगा, है ना। ज्यादातर जितनी भी समिट्स हो रही हैं वो ज्यादातर न्यू दिल्ली में ही हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, न्यू दिल्ली। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको कंडक्ट करा रहा है। इसके इनॉर्गेशन में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे, है ना। उन्होंने इसको इनॉर्गेट भी किया और स्पीच भी दी। और इसे याद रखिएगा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस मिनिस्ट्री ने आयोजित किया, कहां पर शुरू हुआ, तीसरा इसकी थीम क्या है, संभावना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी ज्यादा बहुत ज्यादा आपको इधर उधर नहीं जाना है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, हम उसी पर ही बेटा चर्चा कर रहे हैं, उसी को ही समझ रहे हैं। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना, और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इज एन ऑफिशियल विजिट ऑफ विच कंट्री। भैया ओम बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, एक क्वेश्चन सिंपल सा यहीं से आ जाता है। भैया आज का बड़ा चर्चा में है ना, नॉर्मली स्पीकर कहीं जाते नहीं है, लेकिन सेशन हिंड हुआ है तो अब ये चले गए कहाँ पे, विजिट पे। कहाँ पे विजिट पे गए, किस देश की ऑफिशियल विजिट पे गए बेटा, तो वो गए हैं ताशकंद उज्बेकिस्तान, है ना। वहाँ गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को नमन किया है, और बहुत सारे पेपर में इनके आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद चलो इस पर एक क्वेश्चन जो जो बन सकते हैं, जो जो चीज़ें बन सकती, मैंने उस पर सोचा और मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। प्लस अब इस पे और क्या बन सकता है इसको समझते हैं। देखो, ओम बिरला जी जो है ये लगातार दूसरी बार स्पीकर बन गए हैं लोकसभा के, है ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो बेटा लोकसभा हमारा एक लोअर हाउस
है ना। और लोअर हाउस का जो हेड होता है वो होता है स्पीकर। कौन होता है बेटा? स्पीकर होता है। स्पीकर कहाँ से चुनता है? स्पीकर लोकसभा के मेंबर में से ही इलेक्ट होता है। तो स्पीकर अपनी शपथ कैसा लेता है? एक जनरल मेंबर की तरह, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। और ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 5 इयर्स। ठीक है, तो इस तरह से कई डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पीकर है तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, है ना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, मैं इसका आंसर मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं बल्कि आपसे पूछूंगा कि भारत का पहला स्पीकर कौन है। पता है तो तुरंत लिखो फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया नाम। ठीक है, आप कमेंट में बताइए। कुछ चीजें आपको भी करनी है क्योंकि एक कंबाइंड एफर्ट से ही आपको नॉलेज गेन होगी बेटा, है ना, इसे ध्यान रखिए। तो चलिए इसका कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कहाँ गए बेटा ये, क्या है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के में 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया में बेटा कितने देश आते हैं? 5। ठीक है, कौन कौन सा आता है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, ये 5 स्थान आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें से ये गए उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? पेपर में आ सकता है ताशकंद, है ना। क्या कैपिटल है बेटा? ताशकंद। ठीक ठीक, कजाकिस्तान इसमें सबसे बड़ा है सेंट्रल एशिया में। इसका पुराना कैपिटल का नाम था अस्थाना। नया कैपिटल क्या है बेटा? नया कैपिटल है इसका नूर सुल्तान। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर इस एक सेंट्रल एशिया में देश आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का बेटा कैपिटल क्या है? आशकाबाद। क्या है? आशकाबाद, है ना, याद रखिएगा, आशकाबाद। ठीक है, फिर किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का कैपिटल क्या बेटा? किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक। ठीक, फिर आपका बेटा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान का बेटा बेटा दुशांबे। तो याद रखिएगा, ठीक, सारे कैपिटल याद रखने हैं आपको। ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, 5 कंट्रीज और उनके कैपिटल आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको दिमाग में सेट करके रखना है, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया में 5 स्थान है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और खास बात क्या है, यहाँ पर एक सी है, अराल सी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अराल सी किन 2 देशों के बीच में है, तो आपको अराल सी, देखो बेटा याद रखना, अराल, अराल सी। अराल सी के लिए याद रखो उज़्का। किसका? उज़्का, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। एक शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद कर सकते हैं, इससे आप ध्यान कर सकते हैं। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ याद करने का एक तरीका डेवलप करना पड़ता है, तो इसका मैंने तरीका आपको बता दिया है उसका। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं बट हम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, विच इंडियन मिनिस्टर मीट नेपाल प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली। भैया नेपाल के मिनिस्टर से मीटिंग भैया किसने करी? हमारे मिनिस्टर। ठीक है, आपके सॉरी, जो मिनिस्टर हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो है यूनियन मिनिस्टर है ना, और इन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करी। अब आप मुझे कमेंट में बताइए शिवराज सिंह चौहान के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? ठीक है, कमेंट में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आपको देखो कुछ चीजें आपको भी आनी चाहिए, हर चीज मैं आपको बताऊंगा तो समस्या रहेगी। ठीक है, देखो नेपाल की अगर हम बात करें तो बेटा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री के पी शर्मा ओली। नेपाल का कैपिटल क्या बेटा? काठमांडू है। नेपाल इंडिया के 5 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, यूपी, यूके, बिहार, ठीक है, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेपाल की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक नेपाल में है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, है ना। ये एक तरह का बफर या लैंडलॉक कंट्री है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, याद रखिएगा। और काफी हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से, हाई ऑल्टीट्यूड पर होने की वजह से इसकी अपनी एक अलग ही महत्व है ना। दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां आपको यहीं पे मिलेंगी, कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, चलिए, नेपाल में काफी टाइम से विद्रोह भी चल रहा है ना। वो अपनी मोनार्ची वापस पाना चाह रहे हैं,
तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं पेपर में, आप डेली नेपाल से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें सुनने में आपको मिल रही होगी, है ना। भारत नेपाल के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चला रहा है, तो उन प्रोजेक्ट पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और नेपाल की में मीटिंग हुई है, ठीक है। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से किसने मीटिंग करी, किस इंडियन मिनिस्टर से, शिवराज सिंह चौहान ने। चलिए, हाँ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया इन विच कंट्री हैज अ डिफेंस डील ऑफ 63,000 करोड़, है ना। 63,000 करोड़ बहुत बड़ी डील होती है। तो भारत और किस देश के बीच में हुई है ना, वो भी डिफेंस डील हुई है, रक्षा सौदा हुआ है, ठीक है। तो भारत और किस देश के बीच में 63,000 करोड़ का रक्षा सौदा हुआ। तो बेटा ऑप्शन है रशिया, फ्रांस, चीन, यूएसए। तो भैया देखो, यूएसए तो आजकल टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, भारत उसके साथ कोई काम नहीं कर सकता आसानी से, है ना। चाइना तो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। बचा फ्रांस एंड रशिया, इसमें फ्रांस ही इंडिया के साथ एक अच्छे सौदे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने भी ये फाइटर प्लेन्स हैं वो और अलग अलग टेक्नोलॉजीज को लेकर इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत सारी डील्स चल रही हैं, है ना। बेटा अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है बेटा कौन, फ्रांसकोइस बायरो, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इनके संबंध अच्छे हैं, ठीक है, भारत के साथ, ठीक है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस यूरोप का एक देश है जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन दोनों से टच करता है, ठीक है। यहाँ पर एक माउंटेन पाई जाती है पिरनीज, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, पिरनीज कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा फ्रांस और स्पेन में, है ना। ये दो जगह पे एक्सपेंड है, फ्रांस और स्पेन के बीच में। तो ये क्वेश्चन बेटा अक्सर पेपर में बनता है और आप इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा दिक्कत कर देते हो, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेरिस यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी भी है और कैपिटल भी है, और फैशन सिटी के नाम से बहुत फेमस है पेरिस, है ना। और पेरिस में क्या है, एल्फिल टावर भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरिस को और फ्रांस को इम्पोर्टेंट बनाती है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशन वाइड 24 आवर स्ट्राइक बिगेन इन विच कंट्री। भैया दुनिया मतलब पूरे देश में स्ट्राइक शुरू हो गई किस देश के अंदर, है ना, राष्ट्रवादी हड़ताल, है ना। तो भैया ये कहाँ पर हुई है, स्पेन, यूक्रेन, ग्रीस, वियना। तो देखो इस तरह की हड़ताल जन आक्रोश होता है। जन आक्रोश मतलब जब लोगों को उनके लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे चीजें मिल रही हैं तो वो इस तरह की रोड पर आते हैं, सड़कों पर आते हैं। तो ऐसी घटना आपको बेटा कहाँ देखने को मिली, ग्रीस में। ग्रीस में क्या हुआ है आइए इसको समझते हैं, है ना। ग्रीस में 24 घंटे से हड़ताल चल रही, सारा का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। ग्रीस के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। और ग्रीस की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, प्रेसिडेंट है कॉन्स्टेंटिनोस टसोलास। थोड़ा सा अजीब सा नाम है बट इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहां की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है इंक्रीज द मंथली मिनिमम वेज टू 35%, दैट इज 880 यूरोस 2019 से। लेकिन ये 880 यूरोस भी वहां के लोगों को कम पड़ रहे हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, वहां महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है ना। बट मैनी हाउस होल्ड स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक एंड मीट amid fast rising food, power and housing cost, ग्रीस लार्जेस्ट लेबर यूनियन से, है ना, ठीक है। ग्रीस की जो लेबर यूनियन है उनका कहना है भैया यहाँ के लोगों को जीवन यापन करने के लिए जो लेबर्स हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है, तो भैया इसलिए यहाँ पर ये सब हड़ताल पर आ गए। द वर्कर सैलरी ओनली गेट अस थ्रू द 10th और 15th डे ऑफ द मंथ, है ना, 10वीं या 15वीं तारीख को आती है। इट कैन नॉट कवर द बेसिक नीड्स सच एज हाउसिंग, फूड एंड एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इस वजह से ये यहाँ पर किस में आ गए हैं, हड़ताल पे आ गए कि भैया इसको बढ़ाओ या महंगाई कम करो, कोई ना कोई रास्ता निकालो। तो ग्रीस में एक जन राष्ट्रवादी हड़ताल चल रही है जो कि वहाँ की लेबर पार्टी ने ऑर्गेनाइज की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कवर है और यूजफुल है। विच स्पोर्ट मेक इट डेब्यू इन 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक। भैया 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में कौन से खेल अपना डेब्यू कर रहे हैं, तो कंपाउंड आर्चरी, स्विमिंग, स्प्रिंट, मिक्स जेंडर जिम्नास्टिक, ऑल ऑफ दिस। तो बेटा अभी न्यूज आई है कि कंपाउंड आर्चरी को भी, तीरंदाजी को भी इसमें ऐड कर दिया गया है और उसके साथ ये तीनों
इस कैटेगरी में आ गए हैं, है ना। एक नहीं है, तीनों आ गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स में फुटबॉल और क्रिकेट की भी बात चल रही है, लेट्स सी आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो 2028 का ओलंपिक गेम कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा, जिसमें कंपाउंड आर्चरी भी इसमें ऐड हो गया है, तीरंदाजी ऐड हो गया है ना। और कंपाउंड तीरंदाजी जो है इंडिया के लिए अच्छी चीज है, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा मौका है गोल्ड पाने का। तो ये इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ी न्यूज़ है। बट सिर्फ यही गेम नहीं ऐड हुआ है, बल्कि स्विमिंग, स्प्रिंट और मिक्स जेंडर जिम्नास्टिक भी इसमें ऐड हुआ है, इसे ध्यान रखना बेटा, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलो अब देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं ओलंपिक गेम की, तो ओलंपिक गेम में 5 रिंग होती है ना। ओलंपिक में 5 रिंग होती है। ब्लू इंडिकेट करता है यूरोप, ब्लैक अफ्रीका को, येलो एशिया को, ग्रीन ओशियाना, ओशियाना मतलब अफ्रीका और उसके सॉरी ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो आइलैंड कंट्रीज है, और रेड किसको डिनोट करता है बेटा? अमेरिका को। तो सबके कलर आपको ध्यान रखने हैं, है ना। ओलंपिक की अगर हम बात करें तो इसका मोटो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, है ना। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी, है ना, समर ओलंपिक। फिर विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई 1924 में, और हर 4 साल में एक बार ये ओलंपिक ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लोसान स्विट्जरलैंड में है, इसे ध्यान रखिएगा। थॉमस बैक इसके क्या है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थॉमस हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया। हाँ, अब कमेंट में मुझे ये बताओ कि इंडिया में ओलंपिक कब होगा? इंडिया ने होस्ट कब करेगा ओलंपिक? इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर ओलंपिक, फर्स्ट एवर ओलंपिक। तो भैया कब करेगा? कमेंट में बताओ, देखें कितने लोग इसको बता पाते हैं, है ना। बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। लेट्स सी, देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितनों को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका तीरंदाजी से है ना। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 1 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भैया तो तीरंदाजी वर्ल्ड कप के पहले चरण की जो है वो होस्टिंग कौन कर रहा है? यूएस, चाइना, ब्राजील, इंडिया। तो भैया उसे कर रहा है यूएस, है ना, ये याद रखिएगा। और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ यहाँ पे शुरुआत कर दी है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, है ना। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जानते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अर्बनडेल वो जगह है यूएस में, अमेरिका में, जहाँ पे ये शुरू हुआ है। भारत को बुधवार को यहाँ सत्र की पहली तीरंदाजी विश्व कप के चरण के 1 के कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता। मतलब कंपाउंड आर्चरी, कंपाउंड वाली जो अभी जिसको ओलंपिक में शुरू किया गया। देखो इंडिया यहाँ ब्रॉन्ज आराम से जीत गया है, मतलब हाँ गोल्ड तो जीत ही सकता है ना। खाता खोला अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और ऋषभ यादव की भारतीय टीम ने से ही दबदबा बनाए रखा और कांस्य पदक में डेनमार्क को आसानी से हरा दिया। तो बेटा यहाँ पे किसको हरा दिया? डेनमार्क को, इसे ध्यान रखिएगा। तो भैया ये जो आपका ये आर्चरी वर्ल्ड कप है वो कहाँ हो रहा है? यूएस में, और इंडिया ने जीत के साथ शुरुआत की। भारतीय तीरंदाजों ने कांस्य पदक के लिए हुए मैच में डेनमार्क की मौजूदा यूरोपीय चैंपियन मैरियास फुल्टस राइमस ब्रेम्पस और मार्टिन डेम्सबो की टीम को 230-223 से हरा दिया, है ना। बेटा ये इसकी पूरा वो है, डिटेल है, ठीक है। तो भैया भारत क्वार्टर फाइनल में ग्वाटेमाला को भी हरा चुका है, तो अब सेमीफाइनल में इटली से हार गया, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इसकी 5 स्टेज होगी, है ना। कितनी स्टेज होगी बेटा? 5 स्टेज में होगा, ठीक है। 5 स्टेज में होगा। तो पहला स्टेज चल रहा है ये यूएस में चल रहा है, ठीक है, अप्रैल में। फिर मई में दूसरी स्टेज होगी जो कहाँ चलेगी बेटा? चाइना में, शंघाई। तीसरी स्टेज तुर्की में चलेगी, चौथी स्टेज स्पेन में, और फिर लास्ट वाली फिर आ जाएगी कहाँ पर? चाइना में। तो ये जो है ये अक्टूबर तक चलता रहेगा, है ना। मई, जून, जुलाई, अक्टूबर पूरा चलता रहेगा। और 5 अलग अलग स्टेज में अलग अलग देशों में अलग अलग वेन्यू पे होगा, इसे ध्यान रखिए। ये सारे वेन्यूज इंपॉर्टेंट है, मैच करने को आ सकते हैं, गड़बड़ मत करना, है ना। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेपर में आ सकती है, आपके एग्जाम में आ सकती है, हम वहाँ पर सब आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हाँ भाई, एक फैक्ट्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा जीके बेस्ड क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन विच कंट्री?
है ना, कंट्री नहीं होगा बेटा, कॉन्टिनेंट लिखा है, हाँ कॉन्टिनेंट। दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन मार्ग किस महाद्वीप में पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन रूट आपका कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन है। कौन सा बेटा? ट्रांस साइबेरियन। और ये ट्रांस साइबेरियन किसके बीच में है? ये पाया जाता है रशिया। और रशिया बेटा दो कॉन्टिनेंट में फैला है, यूरोप और एशिया दोनों में। तो भैया ये मॉस्को, मॉस्को से शुरू होकर, ठीक है, व्लादिवोस्टोक तक है ना। और ये दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे रूट है, ट्रेन है ना। तो याद रखिएगा व्लादिवोस्टोक ट्रांस साइबेरियन, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। यूरोप और एशिया दोनों को कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा एशिया एंड यूरोप, है ना। और है तो ये रशिया में ही, ठीक है, कई बार आपके पेपरों में भी आ चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया की सबसे बड़ी रेल रूट है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस बेटा? विवेक एक्सप्रेस, है ना। वो कहाँ से कहाँ चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। वो इंडिया की सबसे लंबी रेल रूट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें और भी हैं बताने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। विच इज द बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? भाई इनमें से लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है? वो जो चारों तरफ से अलग अलग लैंड से घिरी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडलॉक कंट्री, है ना। और बोल रहे हैं इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? तो ज्यादातर लैंडलॉक है ना। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान, याद रखिएगा, ठीक। कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। तो बेटा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है बेटा? नूर सुल्तान। मैंने अभी बताया आपको, पहले अस्थाना था, अब इसका नया कैपिटल हो गया नूर सुल्तान, ठीक है। चलिए भी, ये तो बात हो गई किसके बारे में? हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 10 एक सिंपल सा पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता है। अगर पता है तो कमेंट में बताओ। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, है ना। केंद्र राज्य संबंध इनमें से किस भाग में भारतीय संविधान के अंदर आता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्ट 9, 9A, 4th, 11। तो बेटा देखो पार्ट आपके पास काफी सारे हैं। 9 में तो आपका पंचायती राज आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है? पंचायती राज आ जाता है। 9A में आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाता है, म्युनिसिपैलिटीज आ जाता है ना। 4th में आ जाता है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आपका 11th में आ जाता है क्या? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बेटा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 11। इसे ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, मॉडर्न पार्ट्स हैं, कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पेपर में बेटा ये क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक और शेयर करते रहिए। हाँ, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। डेली डेली जो भी करंट अफेयर बन रही है इसका पीडीएफ आपको रेगुलरली टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टारगेट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे, टेलीग्राम में आपको आराम से हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, और खास बात क्या है? एनडीए 2025 सितंबर अगर आपको निकालना है तो लग जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके सपनों को उड़ान दे सकते हैं, है ना। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं कब से? 15 तारीख से। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस हैं, ठीक है। एक्सपर्ट टीचर्स के मदद से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो डिफेंस एग्जाम्स के लिए, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम्स हो। आप डिफेंस के लिए आना चाह रहे हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। अगर आप रिटर्न निकल गए एसएसबी की तैयारी करो तो उसके लिए भी आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएसबी से लेकर हर तरह का जो गाइडेंस है एनडीए एग्जाम्स के लिए या सीडीएस एग्जाम के लिए, वो आपको सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है बेटा, वो है टारगेट डिफेंस एकेडमी। इसे ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं और मिलते हैं कल फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो सुबह सुबह करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद कैसा लगा? बढ़िया लगा? तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।